Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वासर में। हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा के इतिहास के बारे में और पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हरियाणा के इतिहास में, यानी हरियाणा में जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे और जो युद्ध हुए थे उन युद्धों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हरियाणा में, यानी हरियाणा में सुल्तानों का शासन सुल्तानों मतलब समझ गए होंगे, शासन जैसे जिक्र करते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत का हम जिक्र करेंगे भी। किसका जिक्र करेंगे? दिल्ली सल्तनत का भी। ठीक है, एक चीज तो मैंने बहुत बार आप सभी बच्चों को बताई हुए है, दिल्ली सल्तनत जो आपकी चलती है वो चलती है 1206 से लेके 1526 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी दिल्ली सल्तनत जो चलती है आपकी 1206 से लेके 1526 तक चलती है। मैंने एक टॉपिक के अंदर, एक पॉइंट के अंदर आपको सभी बातें बताई हुई है। भी दिल्ली के ऊपर जितने भी राजाओं ने राज किया है, जितने सुल्तानों ने जो राज किया है, उन्होंने, आपके ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के ऊपर भी राज किया है। चीज क्लियर होनी चाहिए भी। दिल्ली के ऊपर जितने भी सुल्तानों, यानी 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत जो रही है, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान जो रहे हैं, उन सुल्तानों ने, आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के ऊपर भी राज किया है। क्योंकि हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए हैं। क्या है? तीन ओर से घेरे हुए हैं। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दिल्ली सल्तनत का जैसे जिक्र करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी गौरी ने हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया था, खास करके तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध जो हमने पढ़ा था। गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। गौरी की मृत्यु होने के बाद में उसका प्रिय जो दास था, क्योंकि गौरी 1206 में कहां चला जाता है? अपने वतन चला जाता है, वापिस गौर चला जाता है। तो यहां का राजा किसको बना के जाता है? यहां का जो क्षेत्र किसको सौंप के जाता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मृत्यु के बाद में एक नए वंश की स्थापना की, जिसको किस नाम से जाना जाता है? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की भी। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना की। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं महत्वपूर्ण रूप से। जैसे जानते हैं कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। कौन कौन से जैसे जिक्र करते हैं? नंबर 1 आपका है गुलाम वंश भी। क्या है आपका? गुलाम वंश है। 1206 से लेके 1290 तक का जैसे जिक्र करोगे आप। फिर जैसे जिक्र करोगे दूसरा कौन सा है? खिलजी वंश भी। कौन सा आपका? खिलजी वंश है। खिलजी वंश जो रहा आपका 1290 से लेके 1320 तक। फिर आपका जैसे जिक्र करते हैं तुगलक वंश है भी। कौन सा है आपका? तुगलक वंश है। तुगलक वंश जो रहा है आपका 1320 से लेके 1414 तक। फिर 4 नंबर पर जो आपका वंश कौन सा है? वो आपका है सैयद वंश भी। क्या है आपका? सैयद वंश। सैयद वंश जो रहा है आपका 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद 5 नंबर पर हम जिक्र करेंगे लोधी वंश भी। कौन सा आपका? लोधी वंश है। और लोधी वंश जो रहेगा आपका ये 1451 से लेके 1526 तक भी। 1526, ठीक है भी। यानी दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वंश कितने हुए हैं? वंश हुए हैं 5। पहला जो कौन सा है आपको ध्यान होना चाहिए, पहला जो आपका है वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है भी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जिसे जिक्र करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, एक चीज में ध्यान करना सभी बच्चे, मैं इन राजाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है दिल्ली सल्तनत मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है बड़े बेहतरीन तरीके से। कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां से खरीदा गया था, दास बनाया गया था, कैसे कैसे युद्ध इसके साथ लड़े थे, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु, ये सारी की सारी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको दे रखी ऑलरेडी। ठीक है भी। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के इतिहास को लेकर, हरियाणा में इनके इतिहास को लेकर भी। ठीक है भी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको जानकारी है ही। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक है? गुलाम वंश का भी। किस वंश का है? गुलाम वंश का स्थापक है। 1206 से 1210 तक जो राजा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने हरियाणा के हांसी, हिसार और सिरसा में क्या है अपनी चौकियां स्थापित की हुई। ये चीज आपको क्लियर हो। यानी गुलाम वंश का जो
पहला शासक कौन है? वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा के अंदर हांसी, हिसार और सिरसा के अंदर अपनी कोठियां स्थापित की, ठीक है, अपनी चौकियां स्थापित की, अपने सैनिक रखे और उन सैनिकों का भी क्या करता था? स्वय निरीक्षण करता था। भी क्या करता था? उन्हें चौकियां जो बनी हुई थी उन चौकियों का भी समय समय पर स्वय निरीक्षण करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र का आर्थिक दोहन भी किया था भी, यानी हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा को आर्थिक रूप से सुस्त भी किया था, आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को लूटा भी था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह मानना था भी समृद्ध लोग ही क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं भी, ठीक है भी, यानी समृद्ध लोग होते हैं जिनके पास कुछ संसाधन है, वही लोग क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। गरीब लोग क्या रहते हैं? वो शिथिल रहते हैं। इसलिए उसने इस क्षेत्र का क्या किया था? दोहन किया था। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं गुलाम वंश का जो शासक बना था आपका, कौन बना था? 1210 से लेके 1236 तक जो रहेगा आपका, कौन है? इल्तुतमिश रहे। कौन रहे? इल्तुतमिश। उसका भी अधिकार इन्हीं क्षेत्रों के ऊपर था। उसके बाद में गुलाम वंश का जैसे जिक्र करते हैं इल्तुतमिश के बाद में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान भी, गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का भी हरियाणा से संबंध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान भी, क्यों सुल्तान से संबंधित है रजिया सुल्तान? आपको ध्यान होना चाहिए 1236 से लेके 1240 तक शासन किया था इसने, रजिया सुल्तान ने। भारतीय इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में इसको जाना जाता है। प्रथम मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम शासिका अगर कोई रही है भारतीय इतिहास में तो आपकी कौन है? रजिया सुल्तान है, 1236 से 1240 में। रजिया सुल्तान की कब्र जो है, मकबरा जो है, वो कहां पर है? कैथल हरियाणा में है भी, कैथल हरियाणा में। मैंने बताया था भी अल्तुनिया जो था बठिंडा का सूबेदार था, बठिंडे के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को दबाने गए हुए थे याकूत और जो आपकी रजिया सुल्तान है। वापिस आते हुए याकूत की हत्या कर दी जाती है अल्तुनिया के द्वारा और रजिया अपना शत्रुताओं का प्रभाव दिखाते हुए अल्तुनिया से शादी कर लेते हैं और बठिंडा से जब दिल्ली वापिस आते हैं तो रास्ते में आपको ध्यान होना चाहिए 1240 में कैथल के पास क्या कर दी जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा, परंतु इसके भाइयों ने इसकी क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी। इसलिए इसका कब्र मकबरा पूछा जाता है। इसकी कब्र जो पूछी जाती है तो वो कब्र कहां पर आपको ध्यान होना चाहिए? वो कब्र यहां पर है हरियाणा के अंदर कैथल में। इसके अलावा इल्तुतमिश का जैसे मैंने जिक्र किया, इल्तुतमिश से संबंधित भी हरियाणा में मैंने करनाल का त्राइन का तीसरा युद्ध बताया था 1215 और 1216 में, यालदावज और इल्तुतमिश के जो बीच हुआ था, तो वो भी आप हरियाणा से संबंध उसका भी जोड़ के चल सकते हो इल्तुतमिश के बारे में। इसके बाद में एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, जिक्र करें जैसे तैसे शासन चलता रहा। बलवन के समय में भी आप जिक्र करेंगे, खासकर बलवन का तो मैं जिक्र है, जो गुलाम वंश जो है आपका, गुलाम है वंश में बलवन का तो मैं जिक्र अलग से करूंगा। खास करके दिल्ली सल्तनत के समय में जो विद्रोह हुए थे, उस विद्रोह में मेवातियों का जो विद्रोह था उससे संबंधित हम जिक्र करेंगे। किसके बारे में? बलवन के बारे में। किसके बारे में? बलवन के बारे में इंपोर्टेंट। उसके बाद में कौन सा वंश आया था आपका? खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के जो राजा रहे हैं वो एक तो आपको ध्यान होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी था। भी क्या था? जलालुद्दीन खिलजी था, दीन खिलजी। उसके बाद में इस वंश का जो राजा दूसरा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। भी क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था? देखो एक तो इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, मुबारक खिलजी भी रहा है, भी मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो आपका रहा है ये 1296 से लेकर 1316 तक जब राजा रहा है, सुल्तान जो रहा है, तो इसने कठोर नियम लागू किए थे, कठोरता लागू की थी, खासकर हिंदुओं के प्रति भी। किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति। दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान है जिसने अपने साम्राज्य में शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में तो बंद कर दी, परंतु हरियाणा में क्या है? चोरी छिपे फिरे कच्ची शराब बनाने लग गए थे। भी क्या बनाने लग गए थे? कच्ची शराब बनाने लग गए थे। तो खिलजियों का भी क्या है? हरियाणा के ऊपर प्रभाव रहा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुबारक खिलजी का भी जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद कौन था? मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के बारे में आप पढ़ सकते हो। भी कठोर नीति अपनाई थी, खास करके विद्रोहियों के प्रति भी। किसके प्रति? विद्रोहियों के प्रति। तीसरा जो वंश आपको मैंने बता रखा है वो वंश कौन सा है आपका? वो है आपका तुगलक वंश भी।
इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के ऊपर है भी। तुगलक वंश का जैसे हम जिक्र करते हैं, तुगलक वंश में पढ़ना तुगलक वंश के बारे में आप। तुगलक जो वंश है, तुगलक वंश जो है ये बैठता है गद्दी पर, जैसे जिक्र करते हैं 1320 से लेके 1414 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा अगर कोई वंश चला है तो वो कौन सा आपका है? तुगलक वंश। और सबसे छोटा अगर हम जिक्र करते हैं तो वो कौन सा आपका है? खिलजी वंश भी। कौन सा है? खिलजी वंश। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे लंबा कौन सा है आपका? तुगलक वंश है। तुगलक वंश के बारे में जैसे जिक्र करते हैं तो पहला जो तुगलक वंश का राजा था वो ग्यासुद्दीन तुगलक था भी। ग्यासुद्दीन तुगलक भी, ठीक है भी, ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन तुगलक आपको ध्यान हो 1320 से लेके 1325 तक गद्दी पर बैठता है। खासकर हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे भी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, हनूज दिल्ली हस्ते भी, दिल्ली अभी दूर है। ये मैंने जानकारी आपको पहले दे रखी है। उन वीडियो को देखना भी, जितनी भी मैंने हर एक राजा के बारे में जो बता रखी है। इसके बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है भी। मोहम्मद बिन तुगलक भी, जिसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? यह बैठता है 1325 से लेके 1351 तक। भारतीय इतिहास में इसको पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या बात बनती है हरियाणा से संबंधित? जैसे जिक्र मैंने एक बात एक शब्द में आपको बता दी थी, दिल्ली के ऊपर जितने राजाओं ने जो अधिकार किया है उन राजाओं का अधिकार हरियाणा के ऊपर भी रहा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का क्यों हरियाणा से क्या संबंध है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल में एक लेखक आया था भी, एक यात्री आया था भी। क्या आया था? एक लेखक यात्री आया था। उस यात्री का नाम क्या था? इब्न बतूता भी। क्या नाम था इसका? नाम इब्न बतूता आया था इसके समय में, ठीक है भी। कौन आया था इसके समय में? इब्न बतूता आया था। किस देश का यात्री था? तो आपको ध्यान हो, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को किस महाद्वीप का एक देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहां से आया था। मोरक्को से भी। कहां से आया था ये? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। क्या लिखी थी इन्होंने? पुस्तक है रेहला नाम। अब अपने जो यात्रा संस्मरणों के अंदर इब्न बतूता ने क्या है? हरियाणा के नगरों का जिक्र किया है, खास करके सिरसा का और हांसी का भी, ठीक है भी। यानी सिरसा और हांसी को इब्न बतूता ने एक समृद्ध नगर बताए भी। क्या बताए? समृद्ध नगर बताए। इब्न बतूता लिखता है सिरसा के बारे में भी, यहां पर लाल चावल पाए जाते थे भी। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था भी, के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है भी। यानी जो इब्न बतूता कहता है भी सिरसा जो है हरियाणा का, अपनी स्मरणों में यात्रा विवरणों में लिखता है भी सिरसा के अंदर लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था। और इस लाल चावल की जो मांग है वो दिल्ली के अमीर घरानों में बहुत ज्यादा होती थी। यानी उस समय भी मोहम्मद बिन तुगलक काल के समय में भी सिरसा देखो इतना संबर था भी, यहां पर लाल चावल होता था। और उस लाल चावल की दिल्ली के जो अमीर घराने, उन घरानों में बहुत ज्यादा मांग होती थी। उसके बाद में हांसी के बारे में भी वो लिखता है भी, हांसी है ना, ये भी एक समृद्ध नगर था। संगन जनसंख्या वाला नगर था भी। संगन मतलब ज्यादा जनसंख्या वाला नगर था, समृद्ध था भी। और चारों ओर इसके क्या थी? दीवार थे भी। हांसी के बारे में क्या लिखता है? वो कहता है संगन जनसंख्या वाला नगर था, समृद्ध नगर था, और इसके चारों ओर क्या थी? दीवार थी। और ये दीवार किसने बनाई थी? प्रतिहार शासकों ने। किसने बनाई थी? तोमर शासकों ने भी। किसने बनाई थी ये दीवार जो बनाई थी हांसी के चारों ओर? पहले तोमर शासकों ने। तो ये वर्णन करता है, कौन करता है? ये इब्न बतूता। किसमें? अपनी पुस्तक रेहला में। किसके समय में आया था इब्न बतूता? भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था भी। किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था भी। किस देश का यात्री था ये? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को किस महाद्वीप का देश है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप का देश। किस महाद्वीप का देश? अफ्रीका महाद्वीप। और पश्चिमी अफ्रीकी, उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश है मोरक्को भी, ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर करो। उसके बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है आपका फिरोज शाह तुगलक भी। फिरोज शाह तुगलक भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, कब बैठता है? 1351 से लेके 1388 का जैसे जिक्र करते हैं। एक वीडियो में मैंने भी इसके बारे में बता दिया था, टोपरा अभिलेख के बारे में। 1352-53 के अंदर क्या लेके गया था? वो टोपरा जो आपका यमुनानगर है वहां से लेके गया था दिल्ली, ठीक है भी। अभिलेख का जैसे मैंने जिक्र किया, गलती से 1452 बता दिया था मैंने, 52-53।
तो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा 1351 में। किसकी मृत्यु के बाद में? जूना खां की मृत्यु के बाद में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको भारतीय इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है। और एक चीज यहां भी, ये भी क्लियर होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? देवगिरी, दौलताबाद को। HSSC ने वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था, दौलताबाद देवगिरी है ना, वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए चांद मीनार है भी। क्या है? चांद मीनार झुकी हुई है भी। 2 बार मैंने भ्रमण किया उसका। चांद मीनार जो है आपकी, वो कहां पर है? देवगिरी, दौलताबाद में है। वही दौलताबाद जहां पर आपको ध्यान होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जिसको राजधानी बनाया था दक्षिण में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चांद मीनार। फिरोज शाह तुगलक को हरियाणा क्या था? पसंद था भी। हरियाणा ज्यादा पसंद था, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ज्यादा पसंद था भी। हरियाणा में आपको ध्यान होना चाहिए, इसने हिसार फिरोजा एक शहर बसाया भी। हिसार फिरोजा भी। हिसार फिरोजा का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार फिरोजा, फतेहाबाद का। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को नगरों का निर्माता कहा जाता है। नगरों का निर्माता कहा जाता है इसको, नहरों का निर्माता भी कहा जाता है इसको, नहरों और नगरों का। हरियाणा का अगर जिक्र करें तो हरियाणा में फतेहाबाद इसने बसाया था और हिसार फिरोजा इसने शहर बसाए थे भी, क्योंकि हरियाणा इसको बहुत ज्यादा पसंद था। और मैंने बार बार आपको बताया भी इसके बारे में भी, फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक या दिल्ली के ऊपर जितने भी राजा जो राज करते थे, उनकी जो शिकार गाह अगर कोई होती थी ना, वो हरियाणा होता था। हरियाणा के हिसार के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर वो लोग क्या खेलने आते थे? शिकार खेलने आते थे। जंगल होता था, ये क्या होता था? जंगल होता था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, शिकार खेलने के लिए फिरोज शाह तुगलक कहां पर आता था? हरियाणा के अंदर आता था। यहां पर उन्होंने नगरों का निर्माण, हिसार फिरोजा, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर भी शहर बसाए थे उसने। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का जैसे जिक्र किया, चूड़ी नगरी जो है। फिरोजाबाद के अलावा एक जौनपुर भी है, अपने भाई यानी जूना खां, पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट है ना मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बचपन का नाम क्या था? जूना खां। उसकी याद में उसने जौनपुर भी बसाया था। चलो हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हिसार। और हिसार में इसने एक किला भी बनवाया था। क्या बनाया था? एक किला भी बनवाया था और गुजरी महल भी बनवाया था। गुजरी महल किला जो बनाया था, ये 1354 से 1356 के बीच बनाया था। मैंने कई बार बताया है भी, इस किले में हमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए, फिरोज शाह जो तुगलक था ना, इसकी हिंदुओं के प्रति कठोर नीति थी भी। क्या थी? इसकी कठोर नीति थी। परंतु उस किले में हमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है भी 1354 से पहले अगरवा उजड़ चुका था। अगरवा का जो टीला बना हुआ था, वहीं से सारा का सारा सामान ले जाके उस किले का निर्माण किया गया था। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो। गुजरी महल का जैसे मैंने जिक्र किया था, किले का निर्माण किया था। गुजरी इसकी प्रेमिका थी। मैंने बहुत बार आपको बताया है भी, एक बार अपनी सेना से ये बिछड़ गया था, बिछड़ के कहीं गिर गया था। पड़ाव चौक का जैसे मैंने जिक्र किया बार बार आपको, वहां पर गिर गया था। और ये गुजरी जो आप पुराना जैन मंदिर, उस जैन मंदिर के अंदर दूध चढ़ाने के लिए जा रही थी, तो उसने देखा भी कोई शाही वेशभूषा के अंदर कोई राजा गिरा हुआ है, तो उसने दूध पिलाया था। बाद में इसने पता किया अभी कौन थी वो जिसने मेरे को बचाया, दूध पिलाया। तो पता किया ये गुजरी। तो गुजरी से उसने निकाह करने की यानी विवाह करने की उसने इच्छा जाहिर की। तो फिरोज शाह तुगलक जो को कहा गुजरी ने भी, मैं शादी तो आपसे कर सकती हूं, परंतु आपको ध्यान हो भी मैं हिसार छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसीलिए उसके लिए हिसार में क्या बनाया गया था? आपको ध्यान होना चाहिए, गुजरी महल बनाया गया था। ठीक है, गुजरी महल सिविल हॉस्पिटल के ऊपर है, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और किला जो है वो हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने भी, किला वो कहां पर है? वो हिसार है बस स्टैंड के सामने है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1354 से 1356 के बीच में ये बनाया गया था। अब मैंने जैसे जिक्र किया ना भी, ये हिंदुओं के प्रति कठोर था भी। अब ये सोचते हैं भी चलो अच्छा राजा था भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है राजा अच्छा था, नहरों के निर्माता, खासकर हिसार के लोगों के लिए तो स्पेशल इंद्री करनाल के पास से एक नहर निकाल के लेके आया था, क्योंकि हिसार के लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद थे, प्रिय थे। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदुओं के प्रति इनकी नीति क्या थी? कठोर थी। और मेवात का जैसे जिक्र करते हैं भी, मेवात खास करके मेवात के आसपास का जो क्षेत्र है, मेवाती जो लोग थे ना, वो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे भी। क्या करते थे? वीर थे वो और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। इसी के समय अगर जिक्र करें फिरोज शाह तुगलक के समय,
बहादुर नादिर का जैसे जिक्र करते हैं, मेवात के जमींदार हैं बहादुर नादिर भी, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, ये बहादुर नादिर, इसका दिल्ली सल्तनत में बड़ा फिर आना जाना, यानी मेवात का जमींदार था बहादुर नादिर। ये पहला ऐसा जमींदार था जिसने इस्लाम कबूल किया था भी, फिरोज शाह तुगलक के समय इस्लाम कबूल कर लिया था। और इसके इस्लाम कबूल करने के बाद में इसके पीछे भी हजारों लोगों ने क्या कबूल कर लिया था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, क्योंकि किसी रसूखदार आदमी के किसी धर्म को कबूल करने के बाद में ऑटोमेटिक उसके पीछे लोगों ने धर्म कबूल कर लिया था। तो बहादुर नादिर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जैसे किसके कहने पर इसने जो इस्लाम धर्म जो स्वीकार किया था, वो किसके कहने पर, फिरोज शाह तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। तो ये चीज आप क्लियर करो भाई। उसके बाद में आपको ध्यान हो तैमूरलंग के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। तैमूरलंग ने भी, तुगलक वंश जो था ना, तुगलक वंश के दौरान ही हरियाणा के ऊपर किसने आक्रमण किया था, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंग के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दी थी। किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो। तैमूरलंग ने भी क्या किया था, तुगलक वंश के समय में हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया था। परंतु एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, दिल्ली के सुल्तानों ने, दिल्ली के बादशाहों ने क्या है, हरियाणा के लोगों की सहायता नहीं की तैमूरलंग को दबाने के लिए। हरियाणा के जो लोग, खुद लोगों ने क्या किया था, तैमूरलंग का सामना किया था भी। तो ये चीज आप क्लियर करो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी भी। समरकंद से आया था, दीपालपुर, समाना, भटनेर, सिरसा, फतेहाबाद और टोहाना, कैथल होते हुए कहां चला गया था वो, पानीपत, और फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर मेरठ का, जैसे मैंने जिक्र किया था, मेरठ से हरिद्वार, जम्मू और फिर अपने वतन समरकंद लौट गया था। ये पूरी की पूरी मैंने जानकारी आपको दे रखी है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। लगभग 1 महीने तक वो कहां पर रहा था, हरियाणा में। तुगलक वंश के समाप्ति के बाद सेद वंश आया था भी। कौन सा आपका वंश आया था, सेद वंश भी। और सेद वंश जो रहा है आपका कब से कब तक रहा है, ये रहा है आपका सेद वंश 1414 से लेके 1451 तक भी, ठीक है भी। सेद वंश का जो संस्थापक कौन था, खिजर खां था भी, खिजर खां भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी खिजर खां किसका वंश जैसे उत्तराधिकारी था, ये तैमूरलंग का भी। तैमूरलंग जब बाहर से बाहर गया ना, तो अपने पीछे किसको छोड़ गया, अपने साम्राज्य का जो रखवाला, वो खिजर खां को। और खिजर खां ने फिर किस वंश की स्थापना की थी, सेद वंश की स्थापना की थी, ये खिजर खां भी। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं भी, खिजर खां का जो मकबरा है ना, खिजर खिजर खां का मकबरा भी बहुत बार रिपीट होया, ये क्वेश्चन पूछा गया भी गया, एचएसएससी ने बहुत बार इसको पूछा। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है भी, कहां पर है, सोनीपत में। परंतु एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये खिजर खां सेद वंश का संस्थापक है, वो खिजर खां नहीं जिसका मकबरा सोनीपत में। ये खिजर खां एक सूफी संत था भी, क्या था, एक सूफी संत था भी, ठीक है भी। इसका तो मकबरा दिल्ली में है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो सेद वंश का संस्थापक कौन था, वो खिजर खां था। अब सेद वंश के बाद में जो राजा जो वंश आएगा वो कौन सा आपका, लोधी वंश आएगा भी। कौन सा आएगा, लोधी वंश इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश का जैसे जिक्र करते हैं, यानी सेद वंश के बाद कौन सा है, लोधी वंश है। और लोधी वंश जो रहा है आपका कब से कब तक है, ये रहा है 1451 से 1526 तक भी, 1526 तक। क्योंकि 1526 में फिर किस साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। भी मुगलों के बारे में भी पढ़ाएंगे, हरियाणा की जो स्थिति थी। लोधी वंश 3 राजा हुए, खास करके बहलोल लोधी वंश का संस्थापक के रूप में जानते हैं। 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में सिकंदर लोधी आता है, जिसने आगरा शहर बसाया था 1504 में, और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया था। और अंतिम जो लोधी वंश का जो शासक था वो कौन था आपका, इब्राहिम लोधी भी। कौन था, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हराया था बाबर ने। और बाबर ने भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, मुगल साम्राज्य की। तो लोधियों से अगर हम जोड़ के चले तो पानीपत का प्रथम युद्ध जोड़ के चल सकते हो भी। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करें भी, मैंने आपको बताया था भी, दिल्ली जो सल्तनत थी ना, दिल्ली सल्तनत के समय में हरियाणा में विद्रोह भी बहुत हुए थे भी। यानी
दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा में विद्रोह। ठीक है भी, महत्वपूर्ण विद्रोह ही पढ़ेंगे हम। मेवातियों का विद्रोह भी, क्या है मेवातियों का विद्रोह भी। ठीक है भी, मेवातियों का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो विद्रोह करने वाले थे वो कौन थे? आपके मेवाती थे भी। कौन थे? आपके मेवाती थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मेवाती जो कहां रहते थे वर्तमान में, जैसे आपने जिक्र किया है फरीदाबाद, जो आपका है फरीदाबाद है, मेवात है, गुरुग्राम है, गुरुग्राम, और राजस्थान का अलवर जो जिला है, कौन सा जिला है? अलवर। राजस्थान का अलवर जो जिला है, इस क्षेत्र में कौन रहते थे? आपके मेवाती रहते थे। और मेवाती वीर थे भी। मेवाती क्या थे? वीर थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मेवाती जो थे वो वीर थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। परंतु दिल्ली के ऊपर जितने भी सुल्तानों ने राज किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उन सुल्तानों ने उनको दबाने की कोशिश की, दबा कर रखना चाहते थे। आपको ध्यान होना चाहिए। यानी मेवाती जो थे, मेवातियों ने नासिरुद्दीन महमूद का जैसे जिक्र करते हैं, नासिरुद्दीन महमूद भी, महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय में क्या कर दिया था? विद्रोह शुरू कर दिया था। किसके? दिल्ली से। नासिरुद्दीन मोहम्मद, आपको ध्यान होना चाहिए, गुलाम वंश का एक शासक था भी। गुलाम है वंश का एक शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय मेवातियों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था दिल्ली सल्तनत के समय में, दिल्ली सल्तनत। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन को भेजा गया था। ठीक है भाई, मेवातियों का जो विद्रोह है दिल्ली सल्तनत में जैसे जिक्र करते हैं, और नासिरुद्दीन मोहम्मद का जैसे मैंने जिक्र किया, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में विद्रोह हुआ था उसके समय में, और उस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए, मेवातियों का जैसे जिक्र करते हैं, मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? दबाने के लिए अलगू। ठीक है भाई, अलगू। ये अलगू खां का जैसे जिक्र करते हैं, यानी अलगू खां मतलब क्या है? बलबन को भेजा गया भी। किसको भेजा गया था? बलबन को भेजा गया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? बलबन को भेजा गया था। कब जैसे जिक्र करते हैं तो 1260 में भी। कब? 1260 में। समय समय पर वे क्या करते थे? विद्रोह करते थे। 1260 में इसको उनके दबाने के लिए भेजा गया। कहते हैं जैसे मिन्हास का हम जिक्र करते हैं कि इतिहासकार हुए हैं मिन्हास ने कहा है भी बलबन है ना, विद्रोहियों को दबाने के लिए जब गया, यानी मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए जब गया, तो बलबन ने अपनी सेना में घोषणा कर दी भी। बड़ी अद्भुत घोषणा है भी। बलबन ने क्या है? अपनी सेना में एक घोषणा कर दी, सेना में घोषणा कर दी। अपने सैनिकों को कहा भी एक मेवाती का सिर, यानी एक मेवाती का सिर लाके दोगे मेरे को तो 1 टका मिलेगा भी। क्या मिलेगा? 1 टका मिलेगा। और अगर एक मेवाती को जिंदा पकड़ के लाओगे भी, जिंदा पकड़ कर भी, ठीक है भी, पकड़ कर लाओगे तो आपको 2 टके मिलेंगे भी। क्या मिलेंगे? 2 टके। यानी बलबन ने अपनी सेना में घोषणा कर दी कि मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए, यह बात कहता मिन्हास जो एक इतिहासकार है, मिन्हास कहता है भी उसने घोषणा कर दी भी कोई एक मेवाती का एक सिर लाओ और 1 टका लेके जाओ मेरे से। अगर एक मेवाती को आप जिंदा पकड़ के लेके आओगे तो मैं क्या दूंगा? 2 टका आपको दूंगा भी। 2 टका आपको दूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 2 टका आपको दूंगा। ऐसी बातें चली भी, ऐसे उसने घोषणा की। और आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, विद्रोह को दबाया भी गया। इससे विद्रोह को, यानी बलबन के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। इस विद्रोह को दबा दिया गया था। और विद्रोह को दबा के, यानी मेवाती लड़े भी बड़ी कुशलतापूर्वक इनके साथ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ, बलबन के साथ, परंतु मेवाती आखिर में क्या गए थे? हार गए थे भी। और हार के मलुका, यानी मेवाती सरदार का जैसे जिक्र करते हैं, मेवाती सरदार है मलुका, वह उसके 250 साथियों को क्या कर लिया? पकड़ लिया भी। साथियों को पकड़, यानी
इस विद्रोह के दौरान मलुका जो मेवाती सरदार था उसको भी पकड़ लिया और उसके साथ साथ 250 जो उसके साथी थे उन साथियों को भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया, नासिरुद्दीन महमूद के पास। नासिरुद्दीन महमूद के पास इनको ले जाया गया। नासिरुद्दीन महमूद बहुत खुश हुआ भी। किससे खुश हुआ, बलवन और उसके जो सेना थी उससे, बलवन और उसकी सेना से बहुत ज्यादा खुश हुआ। यानी किससे खुश हुआ, बलवन से खुश हुआ। और बलवन और उसकी सेना को क्या है, बहुत सारा इसने इनाम भी दिया भी। क्या दिया, इनाम है दिया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा इनाम दिया। इनाम देने के बाद में होज ए रानी का जैसे जिक्र करते भी, होज ए रानी भी ये एक जगह है दिल्ली में भी। ये होज ए रानी कहां पर है, एक जगह है दिल्ली के अंदर जगह है। यहां पर दरबार लगाया गया था। उस दरबार में बलवन और उसके जो सैनिक थे उन सैनिकों को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसके जो सम्मानित करने के बाद में उस मलुका के 250 जो साथी थे उन साथियों को हाथियों से कुचलाया गया भी। हाथियों से कुचला गया भी, यानी हाथियों के पैरों तले कुचला गया। उसके साथ अलावा मलुका जो है ना, मलुके की चमड़ी क्या है, चाकू से उतारी गई और उसके अंदर घास फूस भरा गया भी। बहुत देखो दर्दनाक बात थी। यानी उसके साथियों के, मलुका के जो साथी थे उनको तो हाथियों के पैरों तले रुदवाया, जबकि मलुका को क्या है, चाकू के साथ क्या है, चाकू से इसकी क्या है, चमड़ी उतारी गई भी। क्या है, इसकी चमड़ी उतारी गई और चमड़ी उतार के उसमें घास फूस भर दिया गया। घास फूस भर के होजे रानी के मेन गेट के ऊपर उसको लटका दिया गया। किसको, मलुका को। वर्णी का नाम सुना होगा जिसने फिरोज ए लिखी है, वर्णी का जैसे तारीखे फिरोज शाही। वर्णी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वर्णी का जैसे जिक्र करते हैं तो वर्णी ने पुस्तक लिखी थी तारीखे फिरोज शाही भी। तारीखे वर्णी पुस्तक लिखी थी तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही में इस दृश्य का वर्णन करता है वो। यानी नासिरुद्दीन महमूद ने जो मलुका की जो लाश लटकाई थी होज ए रानी के अंदर, उसका वर्णन किया उसने तारीखे फिरोज शाही में। किसने, वर्णी ने। क्या कहता है, वो कहता है भी उसने इतना भयंकर दृश्य जितना दिल्ली के द्वार होज ए रानी के ऊपर है देखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वर्णी कहता है भी ऐसा दृश्य जो होज ए रानी के मेन गेट के ऊपर जो दर्दनाक दृश्य जो था ना, ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा भी, उसने पहले कभी नहीं देखा। इतना दर्दनाक हादसा करने के बाद भी मेवाती है वो नहीं दबे भी। मेवातियों का विद्रोह होता रहा। दूसरी बार बलवन को भेजा गया, दूसरी बार है बलवन को मेवात का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। तो मिन्हास फिर कहता है भी इस बार बलवन ने 12,000 के आसपास औरतों, बच्चों और आदमियों का कत्ल कर दिया। दूसरी बार भेजा गया किसको, बलवन को। दूसरी बार भी नहीं दबे तो कहता है बलवन इतना तेज में आ गया था। मिन्हास कहता है अपनी पुस्तकों में, अपने संस्मरणों में वर्णन करता है भी उसने लगभग 12,000 मेवातियों, ठीक है, आदमियों, पुरुषों और आदमी, बच्चे और महिलाओं का क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। उसके बाद में 1266 में आपको ध्यान होना चाहिए दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, बलवन बैठा था। कौन बैठा था, बलवन, जिसने लो रकत की नीति अपनाई थी। 1266 में कौन बैठा था, बलवन गद्दी पर बैठा जिसने लो रकत की नीति अपनाई। बलवन ने सबसे पहले क्या काम किया, अभी मेवात जो क्षेत्र था ना, मेवात क्षेत्र में क्षेत्र था, उसके जंगलों को साफ किया। अभी किसको साफ किया, जंगलों को साफ किया, क्योंकि मेवाती जो विद्रोही थे वो इन्हीं जंगलों के अंदर छिप जाते थे। तो गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले बलवन ने जो काम किया था वो इन जंगलों को साफ करने का काम किया। यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए, बलवन ने गोपालगिरी दुर्ग बनाया था। गोपालगिरी, कई बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछा HSSC ने। गोपालगिरी दुर्ग जो है ये निर्माण किसने किया था, तो बलवन ने। किसके दमन के लिए, तो मेवातियों के दमन के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु फिर भी नहीं, अब ये गोपालगिरी जो दुर्ग बनाया था ना, यहां पर एक सैनिक टुकड़ी रखी हुई। क्या रखी गई, यहां पर एक सैनिक
टुकड़ी रखी गई और इस सैनिक टुकड़ी का समय समय पर बलवन क्या करता था, निरीक्षण भी करता था, परंतु फिर भी विद्रोही नहीं दबे हुए उससे। एक इतिहासकार जैसे हेजल का हम जिक्र करते हैं, यानी एक इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इसके बारे में। जैसे इतिहासकार का हम जिक्र करते हैं, कौन है, बुलजले। कौन है इतिहासकार है, बुलजले। बुलजले के अनुसार भी बलवन ने बहुत से उपाय किए। बुलजले के इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है भी बलवन ने बहुत से उपाय किए, परंतु उन उपायों के बाद भी वो मेवातियों के विद्रोह को नहीं दबा सका। उन मेवातियों के विद्रोह को नहीं दबा सका या मेवातियों के विद्रोह को शांत नहीं कर सका। तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। हम आज की क्लास में पढ़ रहे थे हरियाणा में दिल्ली के सुल्तानों यानी दिल्ली सल्तनत के जितने भी जो शासक हुए उनका हरियाणा में जो प्रभाव है, उनका राजकाज के बारे में, उन्होंने हरियाणा को क्या दिया, हरियाणा में खासकर मेवातियों के विद्रोह के बारे में जैसे जिक्र किया था, बलवन के बारे में हमने विस्तृत रूप से जिक्र किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, आप सभी बच्चों से फिर मुखातिब होते हैं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।